हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी से नोट्स कैसे बनाने हैं। मुझे ये क्वेरीज पूछी थी बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने कि एनसीईआरटी पढ़ते तो हैं बट उससे नोट्स वगैरह कैसे बनाने हैं, तो उसके रिलेटेड है। एक और क्वेरी आई थी कि द हिंदू से नोट्स कैसे बनाने हैं, उस पर मैं अलग से आज शाम को वीडियो बना दूंगा, यानी वो कल अपलोड हो जाएगी। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी से, जब आप पढ़ते हो एनसीईआरटी 6 से 10 तो या कोई भी ले लो, तो उससे नोट्स कैसे बनाने। तो मैं आपको बताऊं कि पहले आपके माइंड में कुछ बातें रहनी चाहिए। एक तो ये कि नोट्स जो आपने दो तरीके के बनाने हैं। एक प्रीलिम्स फोकस, जिनमें आपका मेन फोकस होगा फैक्ट्स को लिखना, जो जो फैक्ट्स आपको नहीं पता है वो लिखने हैं, जो प्रीलिम्स में एज एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और दूसरा, आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने होते हैं ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए मेंस में तो आप उसका आंसर दे पाओ। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो उसमें मेंस में कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है या नहीं, तो वो वगैरह आपको उसका ख्याल रखना है। और अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसमें क्या क्या पॉइंट लिख पाओगे, ठीक है, वो भी मैं आज आपको सिखाऊंगा। दूसरी बात ये रखनी है कि जो ये एनसीईआरटी वगैरह आप पढ़ोगे, इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं उनका फॉन्ट स्टाइल जो है वो अलग रहता है, या वो बोल्ड में होंगे, ठीक है, या इटैलिक्स में होंगे। तो वो उन पे आपको ज़्यादा फोकस देना है जब आप प्रीलिम्स के लिए नोट्स बना रहे होगे, ठीक है। आप जो प्रीलिम्स के नोट्स हैं उनके लिए अलग नोटबुक रख सकते हो, मेंस रिलेटेड अलग रख सकते हो, सेम पे ही बना सकते हो। बट सेम पे जो है वो आपको रिवाइज करने के वक्त, ठीक है, जब प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हो अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है कि मेंस वाला भी फिर इंसान जो है पढ़ने लग जाता है, तो टाइम वेस्ट होता है। और जब मेंस रिलेटेड पढ़ना होता है और प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद, तो इंसान तब प्रीलिम्स के फैक्ट ज़रूरी नहीं होते पढ़ने। तो इसलिए मेरी राय ये रहेगी आप अलग अलग बनाना। तो इटैलिक्स में, बोल्ड में जो भी वर्ड्स रहते हैं उस बुक में, उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये देखना है आपने कि नोट्स उसी चीज़ के बनाने हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है। अगर आपको पता है किसी चीज़ के बारे में तो फिर वो उस फैक्ट को आप मत नोट कीजिए, ठीक है, जिसके जो आपके लिए नई चीज़ है, ठीक है, बिल्कुल न्यू, वो आपने लिखनी है प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए जब आप लिख रहे हो, पॉइंट्स गैदर कर रहे हो, तो उसमें जो पता है वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये जो ये पीडीएफ आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये 6 क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी मैंने रेंडमली उठाई है, ठीक है। और इसी से मैं एक दो पेज आपको बताऊंगा पढ़ के कि इससे कैसे नोट्स बनाने हैं। आप कोई भी हाई लेवल की एनसीईआरटी उठा लो, 10th की, 11th की, 12th की, कोई भी उठा लो, या कोई भी बुक उठा लो। बेसिकली जो हमारा फोकस रहेगा कि किस तरीके से बनाना है, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी सेम रहेगी, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं जैसे अगर पढ़ना, और आप भी यही वाली जब मतलब देख लेना इस वीडियो को समझने के लिए, आपके पास एनसीईआरटी तो होगी, तो उससे अंडरस्टैंड आपको बेटर रहेगा, बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है। पहले तो ये लिखा, जो कहानी मतलब ये पहला पैराग्राफ है ना, जो ये मैंने अभी पढ़ के भी देखा वीडियो बनाने से पहले, तो इसमें तो जस्ट थोड़ा कहानी वहानी दी है, आपको कुछ फैक्ट मिलेगा नहीं, आप देख भी लेना। जैसे हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट, वन वुड फर्स्ट नोटिस वन आर टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। मतलब इस पे कोई क्वेश्चन आप देख पढ़ के ही देखोगे तो इस पे कोई क्वेश्चन वगैरह बनने वाला नहीं है, मतलब तो इसमें कुछ आपको अच्छी चीज़ें भी नहीं मिलेंगी, तो इसको अपने रहने देना है, इससे कुछ नहीं बनेगा। फिर जो दूसरा पैराग्राफ है, तो इसमें एक तो पहले ये बोल्ड वाले हैं, तो इन पे तो अपने फोकस करना ही है। और दूसरे ये जो ये अलग सा फॉन्ट स्टाइल है, इस पे भी फोकस करना है। उसके अलावा अगर कुछ चीज़ें मिल जाएं तो हम देखते हैं। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे आल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज, इट मे होवेवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजिशंस, ठीक है। तो इसमें देखिए ये बोल रहा है कि जो चांद होता है वो एक महीने में ले लो या कभी भी, मतलब डिफरेंट टाइम्स पे वो उसकी शेप्स डिफरेंट होती हैं, ठीक है। और एक्चुअली ये गलत हो गया। अच्छा ये ऐसे ही ये मेरा हाईलाइट नहीं हो रहा है। इसकी शेप्स जो हैं वो डिफरेंट होंगी एट डिफरेंट पोजीशंस, और मतलब जहाँ जब चांद अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसकी शेप्स डिफरेंट होंगी। तो ये मतलब इसमें भी कुछ वगैरह नोट करने के लिए तो नहीं है, ठीक है, इतना सबको पता ही है।
अगर आपको नहीं पता तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो, ठीक है। आप ये वाला पॉइंट नोट कर सकते हो कि डिफरेंट टाइम्स पे चांद की डिफरेंट शेप्स होती हैं, ठीक है, जब चांद डिफरेंट पोजीशंस पे होता है। और ये अब आगे भी जाके पढ़ोगे डिटेल में, तो अभी आप ये पॉइंट मेंस मतलब ये प्रीलिम्स में तो इसका कुछ फैक्टर आएगा नहीं, बट मेंस के लिए आप रख सकते हो, ताकि जब क्वेश्चन टाइड्स वगैरह पे आए, मून वगैरह पे आए, हालांकि उतने आते नहीं बट आ सकते हैं, तो आप लिख सकते हो। अगर नहीं भी लिखोगे ये वाला पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा। तो यहाँ पे आपको प्रीलिम्स के लिए फैक्ट मिलेगा फुल मून। तो ये क्या होता है आपने तो पहले नोट करना है, और थोड़ी जगह आप छोड़ दिया करें जब भी कोई चीज़ आप नोट करोगे। एक ये भी ध्यान रखना, उस नोटबुक पे आप एक लाइन ड्रा करोगे, ठीक है, राइट साइड पे। जैसे अगर ये मेरा नोटबुक का पेज है, तो मैं यहाँ से लाइन ड्रा करूंगा, मतलब ये इतना मार्जिन में छोड़ दूंगा, ये जो ये ना ये मार्जिन में छोड़ दूंगा इतना, तकरीबन यहाँ से लाइन ड्रा कर दूंगा। और मैं जब फुल मून यहाँ पे फुल मून लिखूंगा, उसके रिलेटेड मुझे यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं उसके नीचे लिख दूंगा। और जब मुझे फ्यूचर में आगे, क्योंकि आगे मैं बुक्स पढ़ूंगा, तो मुझे और ज़्यादा डिटेल में फुल मून कब होता है क्या होता है वो पता चलता रहेगा। फिर मैं यहाँ छोटे छोटे उसके और लिखता रहूँगा नोट्स, ठीक है। क्योंकि ऐसा रहता है यूपीएससी की तैयारी में कि अब जो जो आगे बड़ी लेवल की बुक्स पढ़ने जाते हो, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें यहाँ जस्ट इन्होंने टच की हैं, ये आगे इनके साथ ना अभी आप फेमिलियर करने के लिए आपको सिर्फ इन्होंने टर्में दी हैं। और एनसीईआरटी में जब आगे जाओगे तो इनकी एक्सप्लेनेशन आएगी जिस पे क्वेश्चन बनते, तो वो फिर आपको लिखने के लिए जगह होनी चाहिए, इसीलिए नोटबुक पे आपको वो जगह रहनी चाहिए। आप जब नोट्स बनाते हो, एक और मेरी ये राय रहेगी कि वाइट शीट वाली जो ना नोटबुक मिलती हैं जो कम्प्लीटली वाइट होती हैं, ठीक है, उन पे लाइनिंग नहीं होती, वो वाली लेना, तो वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। और उस पर वाइट पे ब्लैक पेन से लिखो तो ज़्यादा वो अच्छे से लगता है, और हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हो बाद में हाईलाइट करने के लिए। तो ये जगह पक्का छोड़ देना। तो फुल मून है जैसे, तो ये आप नोट करोगे कि फुल मून है। अब उसके नीचे लिखना कि ये देखो, इस फुल मून को हिंदी में इंडियन नेम क्या है इसका, पूर्णिमा, तो इसको पूर्णिमा भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके दूसरा पॉइंट आया कि इसके फोर्थ नाइट लेटर, मतलब 14 डेज इसके बाद आपको फुल मून नहीं मून दिखेगा ही नहीं। और उस वक्त जो उसको बोलते हैं न्यू मून। तो अमावस ये आप लिखोगे, न्यू मून लिखोगे और उसके आगे लिखोगे इसको अमावस भी बोलते हैं, ठीक है। तो अमावस की रात चांद नहीं दिखता है, ठीक है, उसको न्यू मून बोलते हैं। और मतलब इतना ये वाला पॉइंट आ गया। और उस दिन क्या है, आप नाइट स्काई को बेस्ट तरीके से देख सकते हो, ये उतना पॉइंट अच्छा नहीं। तो ये दो पॉइंट्स आपने इसके नोट करने हैं, ठीक है। और जगह छोड़ देनी है, क्योंकि फ्यूचर में आप पढ़ोगे कि फुल मून कब होता है, उसका रिलेशन क्या है इक्लिप्स से, सोलर इक्लिप्स से, लूनर इक्लिप्स से, सुपर मून वगैरह से, इनका क्या रिलेशन है, ये चीज़ें आप आगे पढ़ोगे, इसलिए जगह छोड़नी जरूरी है, ठीक है। और फिर आगे देखिए, डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम, इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। तो ये दूसरे में इतना ये समझाना चाहता है कि दिन के वक्त हमें इसलिए नहीं दिखते ये चांद वगैरह, तारे वगैरह, क्योंकि दिन के वक्त सूरज की लाइट बहुत ब्राइट होती है, उसकी वजह से वो नहीं दिखते। तो यहाँ पे मेन जो पूरा इशू इस पैराग्राफ का वो ये है कि सन की लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, ठीक है। तो आपने इसमें ये पॉइंट नोट करना है, ये वाला पॉइंट आप इस पे लिखोगे, एक मतलब सिंपल आप नोटबुक पे लिखोगे, या यहाँ अगर हाईलाइट करना तो ऐसे हाईलाइट कर दोगे। वरना अगर जो नोटबुक पे लिखोगे तो आप यहाँ से लिखोगे, वाई की जगह लिखोगे वी कैन नॉट, मतलब वी कैन नॉट सी द मून, ठीक है। यहाँ पे वी लिखोगे, यहाँ कांट, और यहाँ से वी काटोगे, वी कैन नॉट सी द मून एंड ऑल द, यहाँ तक मून लिख लो है। तो फिर आगे लिख दो डे टाइम पे हम क्यों नहीं देख सकते, ये आप लिखोगे बिकॉज ऑफ ब्राइट लाइट। तो ये एक लाइन आ जाएगी, वी कैन नॉट सी मून एंड अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। या सेलेस्टियल बॉडी लिख लो, बिकॉज ऑफ ब्राइट लाइट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। तो आप यहाँ पे नोट में लिखोगे सेलेस्टियल बॉडी, उसके आगे क्या क्या सेलेस्टियल बॉडी में आता है वो आपने लिखना है। सिंपल, आपने ये नहीं लिखना कि सेलेस्टियल बॉडी सन इज कॉल्ड मून, मतलब ऐसे नहीं लिखोगे द सन द मून एंड ऑल ऑब्जेक्ट, ऐसा ही बहुत लंबा रहेगा। आप लिखोगे सेलेस्टियल बॉडी, उसके आगे इक्वल टू लिख दो, बहुत मैथमेटिकल टाइप, मतलब जो आपको समझ आ जाए। आपको आपके नोट्स थोड़े अपने एग्जाम में लिखने, आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए जिससे आपको समझ आ जाए, किसी दूसरे बंदे को आए ना आए। तो सेलेस्टियल बॉडी लिख दो, आगे इक्वल टू लिख दो, उसके आगे लिखो सन, ठीक है। मून, फिर उसके आगे लिखो कॉमा डाल के, एक्सक्यूज मी, हाँ ठीक है, कॉमा डाल के मून लिख लो,
ये क्या हो रहा है आज, ठीक है, कामा डाल के मून लिख लो उसके आगे, और फिर उसके आगे मतलब ये लिख लो। फिर आगे देखो यहाँ पे आपको और मिलेगा भी कि सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है। सम सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। तो ये क्वेश्चन इस पे पूछ सकते, मतलब ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं वो, व्हाट आर सेलेस्टियल, या चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेलेस्टियल बॉडीज। एक ऑप्शन वो देंगे सन एंड मून आर सेलेस्टियल बॉडी, दूसरा ऑप्शन दे देंगे कि ऑल सेलेस्टियल बॉडी आर मेड अप ऑफ गैसेस, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि सम, पहली बात तो यहाँ इंपॉर्टेंट कि कुछ सेलेस्टियल बॉडी जो हैं वो गैस से भी बनी होती हैं। तो इस पे क्वेश्चन मतलब सम में यहाँ पे ऑल नहीं है, ऑल सेलेस्टियल बॉडी गैसेस वाली नहीं होती, कुछ टेरेस्ट्रियल भी मतलब लैंड उसमें टेरेस्ट्रियल भी होंगी, कुछ गैसेस होंगी, तो मतलब कुछ रॉक्स वगैरह वाली होंगी, ठीक है। जैसे प्लैनेट्स भी आप जानते हो, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये जो हैं ये रॉकी प्लैनेट्स हैं, और जो आगे वाले बाकी प्लैनेट्स हैं 4, वो 5 प्लैनेट्स वो गैसेस के बने हुए हैं। तो आपको ये मतलब सेलेस्टियल बॉडी जो है कुछ गैसेस की भी बनी होती है। तो आपने लिखना है वो जो हमने इक्वल टू लिखा था, सेलेस्टियल बॉडी इक्वल टू सन मून, आगे लिखोगे इक्वल टू, आगे लिख देना सम मेड अप ऑफ गैसेस, ठीक है। जो आपको समझ आ जाए, आप सम गैसेस लिख दो, तो मतलब वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होगा, बट आपको अपने आप को समझ आना चाहिए, जरूरी नहीं है ग्रामेटिकली करेक्ट लिखो। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट्स, दीज सेलेस्टियल बॉडी आर कॉल्ड स्टार्स। तो ये जो गैसेस के बने होते हैं, ठीक है, ये कौन होते हैं, ये स्टार्स होते हैं। तो इक्वल टू में जब हमने लिखा था सन मून गैसेस, और गैसेस वाले के ब्रैकेट में आप लिख दो स्टार्स, स्टार्स जो हैं वो गैसेस से बने होते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। और इनकी ओन हीट, ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी अपनी हीट होगी, ठीक है, अपनी हीट और अपनी लाइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मून और स्टार में क्या डिफरेंस है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मून को जो रोशनी है, ये आप आगे पढ़ोगे, मैं इधर ही बता देता हूँ। मून को रोशनी सूरज देता है, और स्टार की अपनी रोशनी होती है। तो स्टार लिखा, इस स्टार पे अलग से भी एक नोट लिख लो, फिर स्टार का आगे लिखोगे स्टार इक्वल टू ऑन हीट एंड लाइट, उसकी अपनी हीट और लाइट होती है, और गैसेस के बने होते हैं। तो ये आ गया स्टार वाला पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से अपने नोट्स बनाने। फिर आप देखोगे अ, ये हमसे हमें छोटे क्यों दिखते हैं, दे आर टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार अवे, ठीक है। बस इतना लिखना कि आप लिखोगे दे आर टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार, तो ये एक आपकी लाइन आ जाएगी कि छोटे हमें क्यों दिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, अब ये जो चीज बहुत सिंपल है कि छोटे क्यों दिखते हैं, लेकिन जब यूपीएससी में क्वेश्चन आता है ना, वो ऐसी स्टेटमेंट बना देंगे, इसको इतने कन्विंसिंग दे देंगे ना वो ऑप्शंस, कि दे आर टाइनी बिकॉज दिस हैपन, 4-5 स्टेटमेंट दे देंगे। तो आप उस वक्त आपको लगेगा कि हर स्टेटमेंट ठीक है। तो इसलिए ये चीजें चाहे जितनी मर्जी सिंपल है, आपको नोट करनी, जो इंपॉर्टेंट है आपको ये नोट करना है। क्योंकि जो है यूपीएससी में जब वो ऑप्शन में देंगे स्टेटमेंट, तो आपको लगेगा नहीं नहीं, मैंने जो पढ़ा है वो तो गलत है, ये वाली स्टेटमेंट जो ये दे रहे हैं यही ठीक है, मैंने कहीं से गलत पढ़ा है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो आपने पढ़ा है बिल्कुल ठीक पढ़ा है, बाकी स्टेटमेंट चाहे जितनी मर्जी कन्विंसिंग हो वो गलत है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टाइनी इसलिए क्योंकि वो दूर है, इसलिए वो छोटे दिखते हैं। अब वो और स्टेटमेंट यूपीएससी कुछ भी कन्विंसिंग स्टेटमेंट बना देगा, ठीक है। तो आपने वो सब ध्यान में रखना है। फिर जैसे ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो, while watching the night sky you may notice various pattern formed by the different groups। तो वेरियस जो ग्रुप्स ऑफ स्टार, मतलब स्टार्स का एक ग्रुप ले लो, ठीक है, वो कुछ पैटर्न बनाता, तो ये दो इंपॉर्टेंट आ गया। अगर हाईलाइट करना तो ऐसे करोगे, पैटर्न ऑफ ग्रुप ऑफ स्टार, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। अगर लिखना है तो ये लिख लो कॉन्स्टिलेशन इक्वल टू पैटर्न ग्रुप ऑफ स्टार, पैटर्न ऑफ ग्रुप ऑफ स्टार। अब ऑफ लिखो ना लिखो, आपने ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं लिखना, ऐसा लिखना जो आपको पसंद, आपको समझ आ जाए। फिर आप ये लिखोगे देखो, उर्सा मेजर आर बिग बियर इज वन सच कंस्टिलेशन। तो ये मतलब एक क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि ऐसा नहीं आएगा इतना बेसिक से, बट आपको फिर भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं आ सकता है, ठीक है। तो अपना हम रिस्क तो नहीं ले सकते, यूपीएससी कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, तो अपनी तरफ से आपने छोटी से छोटी चीज भी नोट कर लो, अगर आपको पता नहीं है। अगर ऑलरेडी पता तो जरूरत नहीं है। उर्सा मेजर, उर्सा मेजर को बिग बियर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, वो आप ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। उर्सा मेजर आल्सो नोन एज बिग बियर इज, फिर ऑप्शन दे देंगे वो, ए कॉन्स्टिलेशन, ए स्टार, ठीक है, ए स्टार विच इज हैबिटेबल, मतलब ऐसा स्टार जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, स्टार वेयर लाइफ इज पॉसिबल,
या ऐसे दे देंगे स्टार इन द गोल्डीलाक जोन, ठीक है, ऐसी टर्में दे देंगे बड़ी बड़ी जो मतलब कंफ्यूज करने के लिए, कि आपको लगेगा मैंने गोल्डीलाक जोन वोन तो नहीं पढ़ा। बच्चे अक्सर अक्सर ना ऐसी जब बड़ी बड़ी टर्में यूपीएससी फेंकता है तो बच्चे वो टिक कर देते हैं, तो वो होता है कि गलत क्वेश्चन इंसान कर देता है। तो आपको पता होना चाहिए क्या है कॉन्स्टिलेशन। तो आप ऐसे लिख दोगे कॉन्स्टिलेशन इक्वल टू ग्रुप ऑफ स्टार्स या पैटर्न ऑफ ग्रुप ऑफ स्टार्स, फिर आप एग्जाम्पल में लिखोगे उर्सा मेजर ओब्लिक बिग बियर, ठीक है, तो ये मतलब एक आ गई। इसी तरीके से एक इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन है जिसको बोलते हैं सप्तऋषि। तो सप्तऋषि भी आप लिखोगे एग्जाम्पल में कि सप्तऋषि भी क्या है, एक कॉन्स्टिलेशन है, जिसकी ये यहाँ पे इमेज बताई है, ठीक है। और सप्तऋषि से आप देखोगे कि सप्तऋषि से यहाँ पे लिखा होगा, आप वो लिख लेना, सप्तऋषि से हम नॉर्थ स्टार की पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं बस छोटा सा ये थोड़ी सा यहाँ तक पढ़ा के फिर वीडियो खत्म करता हूँ, क्योंकि आपको अब आइडिया हो गया होगा। तो देखिए, इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स, ये इंपॉर्टेंट है, ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन जो है उसका पार्ट है सप्तऋषि। तो ऑप्शन में आ सकता है मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, ये मतलब स्टेटमेंट में दिया होगा। अब ऑप्शन में दे देंगे सप्तऋषि इज ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, जिसने पढ़ा होगा वो तो कहेगा ठीक है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा होगा या तो वो छोड़ देगा या वो सोचेगा कि सप्तऋषि अलग से कॉन्स्टिलेशन है, वो इसका पार्ट क्यों होने लगी, मतलब इस तरीके का अपना माइंड जो है ना वो ऑप्शन बनाने लगता है। तो आपको पता होना चाहिए सप्तऋषि एक पार्ट है, ठीक है। तो ये आपने नोट करना है, सप्तऋषि ए पार्ट ऑफ ऊर्जा मेजर कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। फिर इसमें ये आपको पता होना चाहिए कि ये आप नोट करोगे कि सप्तऋषि से हम नॉर्थ स्टार की पोजीशन इंडिकेट कर सकते हैं। तो आप वहां पे लिख दोगे कि मतलब यहाँ पे इतने इन्होंने तो अलग इंग्लिश लिखी है, आप सिंपल लिख लोगे यूजिंग, ये लिखोगे सप्तऋषि बाय यूजिंग सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन वी कैन फाइंड दी पोजीशन ऑफ नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार या नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी बोलते हैं, तो नॉर्थ स्टार इक्वल टू पोल स्टार, ये इक्वल टू पोल स्टार लिखने का मतलब कि आप मतलब नॉर्थ स्टार हो या पोल स्टार एक ही बात है। फिर देखिए इसमें और क्या है, इट ऑलवेज रिमेन सेम पोजीशन इन सेम पोजीशन। तो ये फिर नॉर्थ स्टार के लिए अलग से नोट बनाओगे, नॉर्थ स्टार का लिखोगे नॉर्थ स्टार इक्वल टू पोल स्टार, वो पोल स्टार भी है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट उसका क्या है, वो हमेशा स्काई में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, हर दिन उसकी पोजीशन स्काई में कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आ गया। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग नॉर्थ स्टार। इट इज पहला स्टेटमेंट दे देंगे इट इज आल्सो नोन एज पोल स्टार। सेकंड दे देंगे इट्स पोजीशन चेंजेस इन द स्काई डे बाय डे या ईयरली या सीजनली, ऐसे लिख देंगे। तो आपको पता होना चाहिए पहली स्टेटमेंट ठीक है दूसरी गलत है, तो इसलिए आपने ये चीजें नोट करके रखनी कि उसकी पोजीशन सेम रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे आपको लगे ना क्वेश्चन बन सकता है जो आपको नहीं पता या जो उस चीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो लिखना है। जैसे नॉर्थ स्टार के लिए रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्या है, पोल स्टार भी बोलते हैं और पोजीशन कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और ये देखो जो मैंने ऊपर बोला था कि सप्तऋषि की मदद से हम क्या कर सकते हैं, पोल स्टार को पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, वो अपने ऊपर वो तो नोट कर लेना, ठीक है। फिर ये देखो लुक एट फिगर शिगर, ये आपने नहीं करना क्योंकि इसमें अब फिगर देखने की बात हो रही है, जो भी इंपॉर्टेंट बात है वो आपने लिख ली है। ये आ गया इंपॉर्टेंट सम सेलेस्टियल बॉडीज, फिर से मेरा सारा सेलेक्ट हो रहा है। सम सेलेस्टियल बॉडी, कुछ सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। देखो ऊपर हमने लिखा था स्टार की अपनी हीट और लाइट होती है, ठीक है। अब वो कुछ ऐसी बॉडीज आ गई जो जिनकी अपनी लाइट तो नहीं होती, दे आर लिट बाई स्टार्स, वो स्टार की मदद से लाइट उनको लाइट मिलती है। दीज आर कॉल्ड प्लेनेट्स। तो अब आप लिखोगे प्लेनेट्स, और प्लेनेट्स के बारे में आपने इंपॉर्टेंट क्या लिखना है, उसके अंडर मतलब प्लेनेट्स लिखोगे और उसको थोड़ा बोल्ड में, तो ये जो चीजें ना यहाँ पे बोल्ड में लिखी हैं आप उनको भी हाईलाइट कर दो या थोड़ा दबा के लिखो उनको, या कैपिटल लेटर में लिखो, ठीक है। फिर उसके नीचे आपने पॉइंट्स में लिखना, मतलब जैसे प्लेनेट्स लिखा या नॉर्थ स्टार लिखा वो कैपिटल लेटर में लिख दिया, अंडरलाइन कर दिया, और उसके नीचे स्मॉल लेटर्स में आप बाकी पॉइंट्स लिखो। जैसे प्लेनेट्स लिखा कैपिटल लेटर्स में, उसके नीचे आप लिखोगे प्लेनेट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पहली बात, दे डू नॉट हैव देयर ओन, तो आप डू नॉट वगैरह पूरा लिखने की जरूरत नहीं, नॉट या नो लिख दो, नो ऑन हीट एंड लाइट, अपनी हीट और लाइट उनकी नहीं होती है, ठीक है। तो और दूसरी बात, फिर दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, दे आर लिट बाई स्टार्स, मतलब उनको लाइट कहाँ से मिलती है, स्टार्स से। तो ये आगे प्लैनेट्स के बारे में इंपॉर्टेंट।
फिर तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि जो प्लेनेट टर्म है ये ग्रीक लफ्ज से आया है, ग्रीक वर्ड है, तो आप लिख दो कि ये एक ग्रीक वर्ड है, ये नोट कर लो। अब ये ग्रीक वर्ड कौन सा, ये प्लेनेटल प्लेनिटाई वगैरह है, तो ये लिख दो ग्रीक वर्ड प्लेनिटाई, और इसका मतलब होता है वेंडरर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लेनेट। अर्थ क्या है, ये सारा ही आज मेरा हाईलाइट हो रहा है। अर्थ जो है क्या है, एक प्लेनेट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अर्थ वो मतलब सिंपल क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ सकते हैं, बट इतना यूपीएससी में तो नहीं पूछेंगे, केएस वगैरह में पूछ सकते हैं, या नॉर्मली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कभी इंटरव्यू में पूछ लें कहीं पे, जैसे केएस में तो सोलर सिस्टम के पे अगर किसी का ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो जैसे मेरा जब केएस का इंटरव्यू हुआ था लास्ट ईयर, तो मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, और उन्होंने मुझे पूछा था फारदेस्ट प्लेनेट, स्मॉलेस्ट प्लेनेट, नंबर ऑफ प्लेनेट्स, मतलब टोटल प्लेनेट्स कितने हैं। तो केएस में ऐसे भी वो पूछते हैं इंटरव्यू में, तो आपको ये नॉलेज कभी कभी पूछ सकते हैं कि अर्थ प्लेनेट है या स्टार है, क्या है अर्थ, ठीक है, प्लेनेट है, स्टार है, कॉन्स्टिलेशन है, गैलेक्सी है, क्या। तो अर्थ प्लेनेट है, मतलब अर्थ की जो लाइट है वो अपनी नहीं, प्लेनेट की कैरेक्टरिस्टिक आपने लिख ली ना, अर्थ अगर प्लेनेट है तो अर्थ की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी अपनी हीट नहीं होती, इसकी अपनी लाइट नहीं होती, और ये गैसेस से नहीं बना होता, ठीक है, पूरा गैसेस से नहीं बना होता, और इसको लाइट कौन देता है, स्टार देता है, और हमारा स्टार कौन सा है वो हम आगे पढ़ेंगे, वो होता है सन, ठीक है, सन। हाँ, ये इन्होंने लिखा है सन से मिलती है, तो अर्थ को कहाँ से मिलती है, सन से, और सन इज आवर नियरेस्ट स्टार। तो हमारी अर्थ के, ये भी आप नोट करोगे कि अर्थ का सबसे नियरेस्ट, सबसे नेबर जो स्टार है वो कौन सा है, सन है, ठीक है, सन एक तारा है, स्टार है, और वो सबसे नियरेस्ट है अर्थ के, ठीक है, और बहुत सारे स्टार्स हैं ऐसे, कितने सारे तारे, तो सन एक तारा है, ठीक है, ये याद रखना, स्टार है। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। ये तो इंपॉर्टेंट उतना है नहीं कि ये शाइन करेगा वगैरह, तो उतना इसमें क्वेश्चन नहीं बन सकता। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट। अब जो चांद हमें दिखता है आसमान में वो एक सैटेलाइट है, तो ये याद रखना। आप देखो सैटेलाइट और मून में क्या डिफरेंस है, ये वगैरह भी उन्होंने लिखा होगा। तो आप लिखोगे मून क्या है, आप नोट करोगे मून इक्वल टू सैटेलाइट, इट इज ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। और ये आपको पता होना चाहिए कि चांद जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द मूव करता है, ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करोगे। अब चांद का लिखोगे मून कैपिटल लेटर में अंडरलाइन करोगे, फिर नीचे पहला पॉइंट लिखोगे इट इज ए सैटेलाइट। अब सैटेलाइट क्या होता है वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, और उसमें और मून में क्या डिफरेंस है वगैरह ये आप देख सकते हो, मतलब ऐसा पूछ आएगा अगर फ्यूचर में, तो आप वो क्या करोगे, उसके लिए जो आपने साइड पे जगह छोड़ी होगी आप वहां पे लिखोगे। अभी आप इतना ही नोट करोगे, मून इज ए सैटेलाइट, पहले उसके नीचे पॉइंट लिखोगे नंबर वन, इट इज ए सैटेलाइट। दूसरा लिखोगे इट मूव्स अराउंड दी अर्थ, ठीक है, लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। तो ये आपको पता होना चाहिए। और कितने प्लैनेट हैं अर्थ की तरह, 7 और हैं, तो टोटल कितने हो गए फिर, 8, ठीक है, 7 ये और आगे और अर्थ हो गया 8, 8 प्लैनेट्स टोटल हैं, ठीक है। और क्या सारे प्लैनेट्स के ये इंपॉर्टेंट है, फिर ये पॉइंट लिखोगे टोटल कितने, 8, फिर लिखोगे सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, तो ये इंपॉर्टेंट है कि सम, ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि ऑल ऑफ द प्लैनेट्स हैव मून्स, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं सम में। कुछ प्लैनेट्स हैं जिनके मून है ही नहीं, जैसे अर्थ का तो एक ही है ना, अर्थ का मून, अर्थ के इर्द गिर्द चांद सिर्फ एक है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ हैं ऐसे प्लैनेट्स, ठीक है, मरकरी, वेनस वगैरह, जिनके इर्द गिर्द कोई, वो आप देखोगे नोट, मतलब जब आगे पढ़ोगे तो आपको वहां पे बुक में पाओगे कि बहुत सारे ऐसे हैं, दो तीन ऐसे हैं जिनके इर्द गिर्द कोई भी चांद नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जिनके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा चांद हैं, मतलब मून्स हैं, उनके अपने मून्स हैं। फिर ऐसे भी आप आगे पढ़ोगे टाइटन किसका है, नाम दिए होंगे कि टाइटन इनमें से किसका मून है, जुपिटर, सैटर्न वगैरह, क्योंकि हर एक प्लेनेट के इर्द गिर्द मतलब मून्स नहीं है, कुछ के इर्द गिर्द हैं, कुछ के इर्द गिर्द नहीं है, तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। और मुझे अभी तक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन बन सकता है वो यहाँ से बन सकता है। वो दे सकते हैं कि वट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, या चूज द करेक्ट रिगार्डिंग सोलर सिस्टम, वो दे देंगे ऑल प्लेनेट्स हैव मून्स, ठीक है, तो वो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सम प्लेनेट हैव मून, सम प्लेनेट डोंट हैव मून, वो अपने क्या है वो आगे आप जब जगह छोड़ोगे तो आगे आपको पता चलेंगे कौन कौन से हैं, या आप अगर खुद क्यूरियोसिटी आप में है तो आप खुद गूगल से सर्च करके वो यहाँ पे साइड पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से
जो ये एनसीईआरटीज़ हैं, अगर आप स्टार्ट करते हो पढ़ना तो उसमें नोट क्या करना है, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, क्या आपकी नोटबुक रहेगी, क्या चीज़ें मतलब ये आप नोट करोगे, फैक्ट्स क्या नोट करोगे। अब देखिए इसमें उतना मेंस रिलेटेड मटेरियल नहीं था, तो इसमें अगर मेंस रिलेटेड कुछ देखिए यहाँ पे सोलर से व्हाट इज़ सोलर सिस्टम ऐसा क्वेश्चन तो यूपीएससी में नहीं आता है। यूपीएससी में थोड़ा कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ पे आता है पेपर में क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें कुछ मेन रिलेटेड आपको नहीं मिलेगा तो आप रहने दो, जितना आप ये प्रीलिम्स रिलेटेड है वो ही बना दो। मेन रिलेटेड जैसे कि मैंने जो वीडियो बनाई थी एंशियंट हिस्ट्री में, उसका जो पहला चैप्टर है उसमें प्री रिलेटेड बहुत कम था, प्रीलिम्स रिलेटेड बहुत कम था, तो उसको मैंने मेन रिलेटेड बताया कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी में यूज कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे यूनिटी मेंस में जो टॉपिक आता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसके नीचे कुछ पॉइंट्स जो मैंने बताए थे, आप वो जो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है अ, वो उसके आप जो है वो लिख सकते हो कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी में एंशियंट हिस्ट्री में ये चीज़ें हैं, वो हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, या ऐसे में आ सकता है, तो ऐसे भी मेंस का पार्ट। तो इसी तरीके से किसी चैप्टर में से आपको मेंस के लिए भी मिलेगा, प्रीलिम्स के लिए भी मिलेगा, किसी चैप्टर में सिर्फ प्रीलिम्स के लिए मिलेगा, तो वहाँ प्रीलिम्स के ही नोट बनाने, किसी में सिर्फ मेंस के लिए मिलेगा, वहाँ मेंस के बनाने। ठीक है, तो ये था आज का मैंने मतलब ये वीडियो का जो मेन था इशू कि हमने नोट्स कैसे बनाने। फिर ये कुछ चीज़ें जो साइड पे रहती हैं, ये आप लिख सकते हो अगर कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा। जैसे यहाँ देख लेते हैं जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। अच्छा ये देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख सकते हो कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस ये 3 प्लैनेट्स ऐसे हैं। पहले तो बात हुई ये प्लैनेट्स हैं, स्टार नहीं है, ठीक है, प्लैनेट्स हैं। दे हैव रिंग्स अराउंड देम, इनके इर्द गिर्द रिंग्स होती हैं। जैसे आपने आपको कॉमन जो हम देखते हैं शेप देखते हैं, जब मून की किसी के भी आगे से अगर गुजरी होगी उसकी नज़र के आगे से, तो हमें लगता है कि सिर्फ सैटर्न ऐसा एक प्लेनेट है जिसके इर्द गिर्द रिंग है। और वो इस पे क्वेश्चन भी बना देते हैं, यूपीएससी वालों को सब पता होता है कि ओनली सैटर्न हैज रिंग अराउंड इट, या ऑल प्लेनेट हैव रिंग अराउंड देम। तो वो गलत हो जाएगा, आपको पता नहीं सिर्फ 3 प्लेनेट ऐसे हैं जिनके इर्द गिर्द रिंग्स है। तो आप लिखोगे यही वाला पॉइंट, आप यहाँ से हाईलाइट करोगे तो हाईलाइट कर लो या लिख लो रिंग्स, फिर उसके आगे लिखोगे इक्वल टू जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। इस टाइप का जो जैसे आपको इजीली याद रहे। दीज अच्छा ये रिंग्स क्या होती हैं, दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिस, ये छोटा मोटा डेब्रिस होता है, ये डेब्रिस पॉइंट याद रखना। दीज रिंग में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। तो पावरफुल टेलीस्कोप अगर हमारे पास होगी तो हम जमीन से भी, अर्थ से भी हम इन रिंग्स को देख सकते हैं। तो आपने ये पॉइंट वहां पे लिखना है कि कैन बी सीन फ्रॉम अर्थ, मतलब जमीन से देख सकते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो ठीक है, वरना नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा पूछ सकते हैं कि जमीन से नहीं देख सकते, ये एक स्टेटमेंट बन सकती है। तो आपकी क्वेश्चन, तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं जो हमने बनाया है, या आप क्या कर सकते हैं वीडियो पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, शुक्रिया।